हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 3 बुक 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं। जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल पे जाके पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। हमने सिंधु नदी तंत्र तक पिछली वीडियो में कर लिया है। अब गंगा नदी तंत्र जो है ये क्या होता है, देखो। अपनी द्रोणी यानी अपना इनका जो जाल है, पानी का जाल, जिसमें से काफ़ी नदियाँ आके मिल रही हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये सब इसकी द्रोणी कही जाएगी। मेन गंगा नदी तो ये बीच में बह रही है और बाकी सब बाकी सारी नदियों को मिलाकर इसको गंगा द्रोणी हम कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। ये तो अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा एक महत्वपूर्ण नदी है। भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है ये। इसकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है हमारे देश में। यह नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। देखो एमसीक्यू कितने सारे बनेंगे। कौन से राज्य से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन से जिले से? उत्तरकाशी। कहाँ से? गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि 3900 मीटर ऊंचा है ये जो हिमनद है। तो इतनी ऊंचाई से ये निकलती है। और जहाँ से ये निकलती है वहाँ पर इसको गंगा नहीं कहा जाता, वहाँ इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पर है, इधर से ये निकल रही है, इधर से ये भागीरथी बन रही है, एक दूसरी नदी आ रही है इधर से, ये अलकनंदा, और दोनों यहाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ मिलने के बाद फिर इसको हम गंगा कहते हैं। फिर ये ऋषिकेश, हरिद्वार होती हुई बह रही है। इस पॉइंट पर यहाँ पे ये रामगंगा नदी आ रही है बरेली होती हुई, यहाँ मिल जाती है। फिर ये इलाहाबाद आ गया, प्रयागराज, यहाँ पर ये यमुना आ रही है, दिल्ली, मथुरा, आगरा से होती हुई यमुना आ रही है। यमुना में बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं। ठीक है, इधर ये सिरसा में टोंस नदी मिल रही है। इधर ये गोमती नदी बनारस से लखनऊ से, जौनपुर से होती हुई आ रही है, ये गाजीपुर में मिल जाती है। इसी टाइप से देखो इसमें बहुत सारी नदियाँ ऐसे मिलती जा रही हैं। इस चित्र के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बाद में करेंगे। एक चित्र ये भी है हमारा गंगा नदी का, ये वाली हमारी गंगा नदी इधर, ये गंगा नदी है, और इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र अभी पढ़ेंगे वीडियो में आगे। एक और फोटो है ये गंगा नदी का ही हमारा, ये रहा, ये रही, यहाँ से गंगोत्री से निकलती हुई आ रही है। ठीक है, तो अभी इनके बारे में सब देखेंगे, पहले थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो ये रहा, ये भी हमारी गंगा ही है। थोड़ा चित्र के माध्यम से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। ये देखो उत्तराखंड से निकलती हुई आ रही है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। चलिए, यह जो नदी है यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। महाखड्ड क्या होते हैं पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। देवप्रयाग में भगीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद ये गंगा कहलाती है। मैंने ऊपर भी चित्र में आपको दिखाया है। अलकनंदा का नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। गंगोत्री हिमनद से तो क्या निकलती है? भगीरथी। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद। फिर ये कहाँ मिल जाती हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब दोनों मिल जाती हैं उसके बाद इसको गंगा कहा जाता है। यह अलकनंदा, धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। देखो कितनी सारी जानकारी इसमें मिल रही है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ, यानी अलकनंदा जो आ रही है उसकी भी कई सहायक नदियाँ अलग से हैं। पिंडार जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करी, यानी जब हरिद्वार में आ जाती है तब वहाँ से ये मैदानी हो जाती है, वरना इससे पहले तो पहाड़ों में बहती रहती है। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। यानी पहले तो दक्षिण की ओर बहेगी, फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहेगी और फिर पूर्व की ओर बहेगी। ठीक है, यानी पहले देखो, पहले ये ऐसे बहती है दक्षिण की ओर, फिर ये दक्षिण और पूर्व, यानी ऐसे बहती है दक्षिण पूर्व की ओर, और फिर ये ऐसे बह जाती है। ठीक है, इस टाइप से इसकी डायरेक्शन है। अंत में यह दक्षिणमुखी होकर दो जलधाराओं में भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है बाद में जाके। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर,
बिहार में 445, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। सबसे ज़्यादा कहाँ तय कर रही है? उत्तर प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। गंगा द्रोणी केवल भारत में 86 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। द्रोणी से मतलब इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उसको भी इसके साथ माना गया है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12मासी व अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने अनित्यवाही अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। यानी हिमालय से जो छोटी छोटी और नदियां निकलती हैं वे भी इसमें शामिल हैं, और प्रायद्वीपीय भारत जो है, जहाँ पश्चिमी घाट से जो नदियां मिलती हैं वे भी इसमें शामिल हैं, बहुत सी नदियाँ। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। फिर रामगंगा, गोमती, अभी मैंने ऊपर चित्र में दिखाया था, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी इसके बाएं तट पर मिलती हैं। आइए दिखा देता हूँ मैं आपको चित्र में। ये देखिए सबसे ऊपर वाला चित्र, सबसे ऊपर ये देखो, सोन मिलती है इसको। देखो ये रामगंगा इधर से मिल रही है, गोमती इधर से मिल रही है, और ये घाघरा इधर से आ रही है, इधर से ये गंडक आ रही है, फिर ये कोसी आ रही है, ठीक है, और इधर से ये महानंदा नदी आ रही है। तो इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हमारी आके मिलती हैं। इधर ये देखो चंबल यमुना में मिलकर वहीं जा रही है, बेतवा, केन, टोंस, ये रही सोन नदी जिसकी अभी बात हो रही है, ये दाहिने तट पर मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी नदियाँ इसको मिलती जाती हैं। और देखो एंड में जाके ये दो भागों में पट भी यहाँ से बढ़ जाती है, दो भागों में। ठीक है, एक पद्मा नदी बन जाती है, फिर एक भगीरथी दोबारा कहलाती है। ये कहीं कहीं पर इसको हम आगे जाके मेघना भी बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया हमने ये? हाँ, कहता सागर द्वीप के निकट यह नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। आइए अब इसमें जो मेन नदियाँ जो इसमें गिर रही हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो यमुना है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से है, जो हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद ही बोलते थे प्रयागराज को, प्रयाग इलाहाबाद में इसका संगम गंगा से हो जाता है। यानी यमुना और गंगा कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद में। अब इसको प्रयागराज बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। ऊपर भी मैंने दिखाया था चित्र में। जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। किसके? यमुना के। इसका अधिकांश जल सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। यमुना की बात हो रही थी। अब चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी यानी उत्तर की तरफ चलती है होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां पर इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया। क्वेश्चन बनता है गांधी सागर जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर। कोटा से है बूंदी, फिर सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है, और फिर वहां से सब गंगा में मिलनी है। चंबल अपनी उत्खात भूमि अथवा भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, यानी नेपाल के मध्य से बहती है। यह बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। घाघरा नदी मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती, बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। तो जो इसमें नाम वगैरह दे रखे हैं, कौन से हिमनद से निकलती है ना, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ, बेटे तो आपको 2-3 बार पढ़ के रटना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम को तो याद करने का कोई ज़्यादा तरीका होता नहीं है। शारदा नदी इससे मैदानी भाग में मिलती है। किससे? घाघरा से ही। और अंततः छपरा में यह नदी गंगा नदी में विलीन हो जाती है। फिर कोसी, जिसको हम बिहार का शोक कहते थे। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है।
नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन, कोसी और पूर्व से तुमूर कोसी मिलते हैं। किसमें? कोसी नदी में। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोसी बनाती है। इसके बाद रामगंगा आ गई। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत थोड़ी छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश कर जाती है। अंत में कन्नौज के निकट यह भी गंगा नदी में प्रवेश करती है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आप जाके फिर ऊपर जो चित्र था उसमें जाके फिर देख सकते हैं। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। ये बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। इसमें मुझे डाउट है कुछ और वर्ड होगा, देख लेना बुक में आप। कभी बंगाल का शोक कहे जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कारपोरेशन नामक एक बहुउद्देश्यीय परियोजना ने वश में कर लिया। इसके बाद शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाइक कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो ऊपर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। अभी जब हम चित्र देख रहे थे उसमें दिखाया था मैंने आपको। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, यानी इसके बाद गंगा में कोई भी नदी नहीं मिलती। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती है, जलप्रपात यानी झरनों की श्रृंखला बनाती है। यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो ये था हमारा गंगा नदी तंत्र। अब भारत का तीसरा महत्वपूर्ण नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। कहता विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंगडुंग हिमनद से है, जो कि इस समय कहाँ पर स्थित है? ये चाइना में है। देखो ये है, यहाँ से ये निकल रही है, ये चेमांगयुंगडुंग तिब्बत में, और इधर से ये ऐसे बहती हुई फिर ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और इस तरह से निकलती हुई ये यहाँ से इधर से ऐसे आती हुई यहाँ से ये बांग्लादेश में घुस गई यहाँ से, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं ये। और बाकी ये सारी बीच बीच में आपको इसकी कामेंग, सुबनासिरी, दिबांग, लोहित और ये ऊपर दिहांग, धनसिरी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ आपको मिलेंगी। तीस्ता, ठीक है ना, मानस, ये सब आपको इसमें मिलेंगी। और देखो इधर से ये गंगा आ रही है ना, गंगा यहाँ पर दो भागों में टूट गई, दो भागों में टूटकर एक तो ये हुगली की तरफ चली गई, ठीक है, जिसको हुगली कहते हैं कलकत्ता में, और एक ये इधर पद्मा बन के ये यहाँ पर उसमें बांग्लादेश में चली जाती है। और ये ब्रह्मपुत्र जो है इधर है, इधर से बराक सुरमा होती हुई ये यहाँ पर इस नदी में मिल जाती है। यानी कि गंगा की एक धारा भी किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। एक और ये चित्र दे रखा है इस तरह का, इसमें भी बहुत सारे नाम दे रखे हैं, है सब चीज़ वही। एक ये वाला चित्र दे रखा है इधर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो इनको आप देख लेना ध्यान से। अब क्या कहता है, जहाँ से निकली है यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप से बहती है। अनुदैर्घ्य रूप मतलब वही ऐसे रूप से बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहाँ पर? तिब्बत में ही, अभी इंडिया में नहीं आई, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यानी तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, जिसका अर्थ है सोदक। तिब्बत के रागा सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। ये नहीं नदी है। मध्य हिमालय में नमचा चरवा 7755 मीटर के निकट ऊंचाई है इसकी, एक गहरे महाखंड का निर्माण करती हुई तेज बहाव वाली नदी के रूप में यह वहाँ से बाहर निकलती है। फिर हिमालय के गिरिपद में यह सिसंग या दिसंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह भारत में प्रवेश करती है। ये वाली
लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में ये कहाँ प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिवांग, सिकाग और लोहित मिलती हैं। इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है जब ये नदियां इसमें मिल जाती हैं। असम घाटी में 750 किलोमीटर की यात्रा में इसे असंख्य सहायक नदियां आकर मिलती हैं। अब सारी नदियों के बारे में तो बताना मुश्किल है, छोटी छोटी नदियां भी बहुत सारी मिलती हैं, हम मेन नदियों की ही बात कर रहे हैं। इसके बाएं तट पर मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां बूढ़ी दिहिंग और धनसरी हैं, ऊपर चित्र में था भी है। इसके दाएं तट पर मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोस, ये नाम आपको बेटा याद करने ही पड़ेंगे। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था। आइए अब बाकी, ये तो हिमालय अपवाह तंत्र पढ़े थे हमने सारे, ये हिमालय के जो अपवाह तंत्र थे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। क्या कहता है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से भी पुराना है। यह अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय या हिमालय में से कौन सा अपवाह तंत्र पुराना है, तो प्रायद्वीपीय। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। ये सबूत हैं इसके पुराना होने के। पश्चिमी तट के समीप निश्चित पश्चिमी घाट, मैंने आपको चित्र में दिखाया हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य क्या करता है? कौन करता है? पश्चिमी घाट। नर्मदा और तापी, तापी कह लो या ताप्ती कह लो, को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। सिर्फ नर्मदा और तापी अरब सागर में जाती हैं। प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। ये कहाँ से निकलती हैं? ये प्रायद्वीप भारत से ही निकलती। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि यह एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, यानी इनका मार्ग निश्चित है। ये सर्पाकार नहीं होती, विसर्प नहीं बनाती और यह बारहमासी नहीं है। नर्मदा और तापी इसका अपवाद, यानी नर्मदा और तापी नदी को छोड़कर बाकी नदियां बारहमासी नहीं हैं। ये बारिश के पानी पर ज़्यादा निर्भर करती हैं क्योंकि प्रायद्वीपीय जब भारत है वहाँ पर ग्लेशियर्स नहीं हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास, जैसे हिमालय अपवाह तंत्र का विकास हुआ था ना, ऐसे इसका है। अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया। यानी जैसा हमें दिखता है, ये 3 भूगर्भिक घटनाएं घटी थी जिसके कारण आज का जो प्रायद्वीपीय भारत जैसा है वैसा हमें दिखता है। आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिम पार्व का अवतलन या धसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की समानतः सम्मिति योजना में गड़बड़ी हो गई। एक तो ये घटना घटी। दूसरी, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन या धसाव हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। भ्रंश क्या होती हैं? भ्रंश भी एक महाखंड जैसे ही रूप होता है। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही हैं। जो दरारें होती हैं ना, उन्हीं को भ्रंश बोलते हैं। और ये अपरद यानी जो अपरदन द्वारा नदियाँ जो काटती हैं ना साइड की जगह को, उसके जो फिर पदार्थ बहता है तो धीरे धीरे दरारों को भर रही हैं। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप क्या होता है हम ऊपर बता चुके हैं पहले वीडियो में। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया, जिसका परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। तो ये कारण है कि बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर नदियाँ यहाँ से जाती हैं।
अब आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले महानदी तंत्र। देखो ये है आपकी महानदी, ठीक है, यहाँ से इस तरह से जो आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी महानदी। छत्तीसगढ़ जिले में, कटक में, उड़ीसा में इस तरह से बह रही है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है, ठीक है, यहाँ से ये जो पॉइंट है ये यहाँ से ये निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई, ये रहा उड़ीसा, इधर उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में ये विसर्जित कर देती है। एक और इसका चित्र दिखा रखा है यहाँ पे, ये रहा जो बड़ा इसमें ब्लू कलर है ना, ये इधर से यहाँ से निकलती है और ये धीरे 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 ये इधर से ये बहती हुई ये बह रही, ठीक है, इस टाइप से। एक और इसका चित्र दिखा रखा है, ये है महानदी यहाँ पर। ओके, इसमें और भी नदियाँ दिखा रखी हैं। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो जो हम ऊपर नदी तंत्र पढ़ चुके हैं 3 हिमालय के, इतना बड़ा नदी तंत्र तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है, यानी नावें भी चलती हैं। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में, और 45% भाग उड़ीसा में फैला हुआ है। अगला है गोदावरी नदी तंत्र। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में सबसे बड़ी है ये। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। देखिए ये है इसका चित्र, किसका? गोदावरी का, ठीक है। तो कहाँ से निकल रही है? ये इधर से निकल रही है और धीरे धीरे यहाँ से होती हुई कहीं दुगना, पूर्णा, ये पैनगंगा, इधर से मंजरा, ये बहुत छोटी छोटी सी नदियाँ हैं जो इसमें आके मिलती हैं। एक और चित्र ये है इधर, ये प्रायद्वीपीय भारत का चित्र है, ये नीचे का हिस्सा भारत। तो गोदावरी कौन सी है? इधर। अभी हमने महानदी पढ़ा था, अब ये गोदावरी। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? कृष्णा आ जाएगा। यह नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो ऊपर अभी हमने पढ़ी महानदी, उसका कितना था? 1.45, तो उससे तो बड़ा ही है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ दोनों में, तथा शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा हैं, ऊपर दिखाई थी अभी चित्र में। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजामुंदरी के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक वृहत डेल्टा का निर्माण करती है। अब कृष्णा नदी तंत्र आ गया। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है, ठीक है। ये यहाँ से निकलती है ये कृष्णा। इधर इसको भीमा मिल गई, इधर तुंगभद्रा आ गई, और ये जो तुंगभद्रा जा लगा रही है, ये तुंगा और ये भद्रा अलग अलग से मिली है और फिर आगे जाके कृष्णा नदी बन जाती है। और कहाँ गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में, 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कावेरी नदी तंत्र। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाड़ू जिले से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में निकलती है। 1341 मीटर इसकी लंबाई है। ये रहा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में, ठीक है। ये फिर कृष्णा सागर, ये बराज, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, इधर ये ऐसे होती हुई यहाँ पर ये होगेनकल जलप्रपात यानी झरना बनाती है, और ये बेंटूर इधर जाके ये गिर जाती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र 81,155 वर्ग किलोमीटर है, बहुत कम है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग पूरा वर्ष बहती रहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी वहाँ बारिश से इसको पानी बहुत मिलता है, और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा का पानी मिलता रहता है, तो इसलिए बहती रहती है 12 महीने। इस नदी द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में पड़ता है। काबिनी, भवानी, अमरावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब आगे नर्मदा, जो अरब सागर में जल गिराती है।
जो नर्मदा नदी है अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। देखो ये रहा, कहाँ पर अमरकंटक, ये रहा इधर, ठीक है, ये अमरकंटक है। और ये सफ़ेद वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये पूरी नदी है, और ये इधर देखो अरब सागर में गुजरात के नीचे, यानी गुजरात से भी बहती हुई ये अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, नर्मदा नदी कहता दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है, यानी कि झरना बनाती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अंत में यह अरब सागर में जा मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारन दमुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा योजना बनाई गई है। तो इसका नाम याद रखना, बहुत चांसेस हैं कि पूछा जाए आपसे ये MCQ में। अब तापी या ताप्ती, तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। कृष्णा के ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है नर्मदा के अलावा, यह मध्य प्रदेश के बैतुल में मुल्ताई से निकलती है। देखो कौन सी, ये नर्मदा है ऊपर और नीचे तापी है। तो ये हमने प्रायद्वीपीय भारत का एक चित्र ले रखा है। यह 724 किलोमीटर लंबी है। अभी देखो ये है यहाँ बैतुल, ये बैतुल से ये इस तरीके से निकलती हुई और ये जा रही, फिर ये इधर जाके गिर जाती है पश्चिम की तरफ बहती हुई और अरब सागर में गिर जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और शेष गुजरात में। इसके बाद आता लूनी, ये राजस्थान की बहुत बड़ी नदी है। लूनी नदी तंत्र अरावली के पश्चिम में, लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धारा, पुष्कर जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है। यानी सरस्वती और साबरमती दो नदी होती हैं, जब ये मिल जाती हैं आपस में तो भी इसको लूनी नदी कहा जाता है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ये रहा सरस्वती और ये साबरमती, ये इधर से आई और ये इधर से आई, तो फिर यहाँ पे बन गई। फिर इसके बाद ये जो ब्लू, डार्क ब्लू आपको दिखाई दे रही है, यही हमारी लूनी है। बाकी सब इसकी ये आपको सहायक नदियाँ इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये राजस्थान का भाग ले रखा है, देखो ये पाकिस्तान की साइड का जो उभरा हुआ भाग है ना, ये यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। कहाँ से, जब ये दोनों नदी साबरमती और सरस्वती मिल जाती हैं। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। यह छोटे समय का ही नदी तंत्र है, ज़्यादा बड़ा नदी तंत्र नहीं है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये थे हमारे प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के नदी तंत्र, जो मुख्य नदी तंत्र थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ छोटी बड़ी, सबका डिस्कस करना यहाँ जरूरी नहीं है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, पश्चिम की ओर यानी कि वही अरब सागर की ओर। कहता अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग जो है छोटा है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। शैत्रुनिजी एक ऐसी नदी है जो अमरावली ज़िले में डलकहावा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट ज़िले में अनियाली गांव से निकलती है। ऐसी ढाडर नदी पंचमहल ज़िले के घंटार गांव से निकलती है। ये सारी अरब सागर में जो छोटी नदियां गिरती हैं उनके बारे में बात हो रही है। साबरमती कहाँ है, गुजरात की। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं, ये आपको चित्र में दिखाई दे रही होंगी, ये साबरमती और ये माही। ठीक है, ऐसी ये भादर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, भद्रा नदी जिसको हम बोल रहे हैं ना, यहाँ भादर लिख रखा है, भद्रा ही है। और इसके अलावा ये मांडवी, जावरी, शरावती, गंगावली, पेरियार, भरतपूजा, बहुत सारी नदियाँ हैं। नासिक ज़िले में त्र्यंबक पहाड़ियों से 670 मीटर की ऊंचाई से वैतरणी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव ज़िले से निकलकर करवाड़ खाड़ी में गिरती है। ऐसी बेत्ती नदी हुबली से निकलकर और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। हालांकि 161 किलोमीटर छोटा ही लगता है, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये भी। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है, अभी ऊपर दिखाई थी मैंने शरावती, ये शरावती है हमारी।
महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियाँ, एक का नाम मांडवी और दूसरी जुआरी, अभी ऊपर दिखाया था हमने, ये रही मांडवी और जुआरी। कहाँ की है? गोवा की, मांडवी और जुआरी। केरल की सबसे बड़ी नदी जो भरतपुजा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, ये भी चित्र में थी। इसे पोन्नानी के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है, यानी इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो इतना है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर का है। केरल की अन्य नदी पाम्बा, जो केरल से 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेम्बनाथ झील में जहाँ गिरती है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं ये आपको पढ़ने हैं, और जब आप इनको 2-4 बार पढ़ लोगे, इस वीडियो को देख लोगे, तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। जब आपके सामने 4 आंसर दिखाई देंगे तो आप उसको गैस कर लोगे आसानी से। ये पश्चिम की ओर थी। अब पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर बहती हैं। कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, वामसादरा, पैनर, पालार और वैगई ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ऊपर जो चित्र गए हैं उनमें आप देख सकते हो, जो हमने प्रायद्वीप भारत के नदी तंत्र देखे हैं, बड़ी बड़ी नदियों में ये मिल जाती हैं आगे जाके। देखो ये यहाँ पर ये दिखा भी रखी हैं सारी, ब्रह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, दामोदर, महानदी, गोदावरी, ये सब, वैगई, ताम्रपर्णी, ये सब हमारी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाह करती हैं। अभी लास्ट टॉपिक, नदी बहाव प्रवृत्ति। नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो जल की मात्रा है हर पूरे साल एक जैसी बहती रहती है। बारिश के दिनों में ज़्यादा भी हो जाती है, जब बारिश नहीं पड़ती है कम भी हो जाती है। तो ऋतुओं के अनुसार इनमें बदलाव होता रहता है, ऋतु वही वर्षा ऋतु वगैरह से। एक नदी के चैनल में पूरे वर्ष जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी पूरे वर्ष में उस नदी में जितना जल बह रहा है उसको क्या बोलते हैं? नदी बहाव प्रवृत्ति। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं 12मासी हैं, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर और बारिश दोनों से काम चलता है। यह अपना जल बर्फ़ के पिघलने से और बारिश से प्राप्त करती है। दक्षिण भारत की नदियां हिमनद से नहीं निकलती, वहाँ ग्लेशियर नहीं है। इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, यानी हिमालय वाली में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। इनका बहाव मानसून में ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकती है या भिन्न भिन्न होती है। जल विसर्जन नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है, यानी जितना जल ये विसर्जन कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि इनमें कितना जल प्रवाह हुआ, उसका आयतन उसमें नापा जा सकता है। और इसको हम किस में नापते हैं? इसे क्यूसेक्स मीन्स क्यूबिक फुट प्रति सेकंड, या क्यूमेक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्यूसेक्स तो फुट है और ये मीटर में मापा जाता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है और अधिकतम अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। अधिकतम कब होता है? अगस्त या सितंबर में, न्यूनतम जनवरी से जून में। ये याद रखना गंगा नदी के बारे में। सितंबर के बाद जल प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी व पश्चिमी भागों की जल प्रवाह प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि खाली ये बारिश से ही अपना पानी प्राप्त नहीं करती, ये बर्फ़ से भी प्राप्त करती है। बर्फ़ के फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक्स, जबकि न्यूनतम 1300 क्यूसेक्स है। कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालयों की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है, तो यह अचानक फिर उफान पर आ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी महत्वपूर्ण
है जितना ही अगस्त में उफान। गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक्स और न्यूनतम देखो कुल 1500 क्यूसेक्स, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसी गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त माह के पश्चात इसके प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक ही रहता है। यानी सब में लगभग अगस्त या अगस्त के आसपास प्रवाह ज़्यादा होता है और जनवरी वगैरह में कम होता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक्स और न्यूनतम 50 क्यूसेक्स इसका होता है। तो ये टॉपिक था। नेक्स्ट है नदी जल उपयोग की सीमा। भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, यानी बहुत जल की विशाल मात्रा में बहती है, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इनका वितरण समान नहीं है। यानी अलग स्थान पर अलग अमाउंट मिलता है जल का, यानी हर जगह पर जल की बराबर मात्रा नहीं पाई जाती। बारहमासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती हैं, वर्ष पर नहीं, वर्ष भर है, वर्ष भर जल का वहन करती हैं, यानी वर्ष भर उनमें जल बहता है। परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त रहता है। ये हमने न्यूज़ में ज़्यादातर देखा है। तो ये था हमारा अपवाह तंत्र का चैप्टर, जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा नदियों के बारे में। कौन कौन सी बड़ी नदियां हैं, कौन कौन सी उनकी सहायक नदियां हैं, किस में कितना पानी बहता है, किस समय ज़्यादा बहता है, किस समय कम बहता है, ये सब हमने इसमें पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2-3 बार इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, तो आप कोई भी अगर MCQ इस चैप्टर से बनता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।